नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना के किनारे राजघाट के पास जहां महात्मा गांधी की समाधि है, वहां स्मृति स्थल है। देश के बड़े नेताओं की समाधियां हैं वहां पर, लेकिन सभी की नहीं। उस स्मृति स्थल पर देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल की समाधि नहीं है। इस देश का संविधान बनाने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि नहीं है। वहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि नहीं है। लेकिन एक परिवार के 4 लोगों की समाधियाँ हैं: जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी। मतलब इस देश के लिए सबसे ज़्यादा योगदान इस परिवार का है, ये बताने की कोशिश है। बाकी लोगों का योगदान जो है वो बहुत उल्लेखनीय नहीं है। कुछ लोगों का मजबूरी में हो गया है और कुछ लोगों का करना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि स्मृति स्थल पर कैसे लोगों की समाधि बननी चाहिए। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ऐसे व्यक्ति की समाधि बननी चाहिए, ऐसे नेता की समाधि बननी चाहिए वहाँ पर जिसने जब मौका आया हो देश और परिवार में से किसी एक को चुनने का, तो परिवार को चुना हो। जिसने इस देश की इतनी पुरानी संस्कृति, बल्कि दुनिया की इतनी पुरानी संस्कृति, सनातन संस्कृति को आतंकवादी घोषित किया गया हो, जिसके राज में आतंकवादी को निर्दोष कहा गया हो, जिसके राज में पाकिस्तान बार बार हमले करता रहा और उसका कोई जवाब न दिया गया हो, और उसमें मुंबई हमला सबसे प्रमुख है। इसके अलावा जिसके राज में सरकार बचाने के लिए सांसदों की खरीद फरोख्त हुई हो, और एक मामले में तो सुप्रीम कोर्ट से ये साबित भी हुआ हो, और जिसने जब जब अवसर आया हो ये तय करने का कि आत्मसम्मान बड़ा है या नौकरी, उसने नौकरी को वरीयता दी हो। इसके अलावा महान अर्थशास्त्री कहलाने जाने के बावजूद अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया। इन बातों से आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने बहुत शोर मचाया कि उनकी समाधि बननी चाहिए, और उनकी समाधि वहीं पर बननी चाहिए जहां उनका अंतिम संस्कार हो। समाधि के लिए तो सरकार तैयार हो गई, लेकिन वहीं पर जहां अंतिम संस्कार हो, इसके लिए तैयार नहीं हुई। उनका अंतिम संस्कार हुआ दिल्ली के निगमबोध घाट पर। उसके बाद परिवार से कहा गया कि स्मृति स्थल पर जो है आप जगह तय कर लें कि किस जगह पर बनना चाहिए, वहाँ सरकार बनवाएगी। तो परिवार ने आप स्वीकृति दे दी है कि कहाँ पर बननी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल फिर है कि क्या ऐसे व्यक्ति की समाधि स्थल बनना चाहिए उसका? क्यों कह रहा हूँ? 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, 5 साल देश के वित्त मंत्री रहे, पूरे जीवन नौकरी की है। वो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रहे हैं, इंदिरा गांधी से लेकर चंद्रशेखर तक के इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे हैं प्रधानमंत्रियों के। और देश में नहीं, दुनिया में उनको बड़ा अर्थशास्त्री माना जाता था। लेकिन उन्होंने क्या क्या किया, पहले तो बात कर लें वो बने कैसे। पहले तो वित्त मंत्री के रूप में 1991 में पहली पसंद नहीं थे पीवी नरसिम्हा राव, जो उस समय प्रधानमंत्री थे। उनकी पहली पसंद राव की जो है वो आईजी पटेल थे, जो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से वित्त मंत्री का पद स्वीकार करने से मना कर दिया। तब पीसी अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह का नाम सुझाया, और मनमोहन सिंह की इतनी ईमानदारी कहना चाहिए कि उन्होंने माना। एक कार्यक्रम में कहा, अपनी ही पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में, कि मैं केवल एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं था। उन पर एक किताब लिखी गई, उनके सहायक ने लिखी है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा मैं एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी था। और इसका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो है पीसी अलेक्जेंडर को भेजा नरसिम्हा राव ने उनके पास कि कल शपथ ग्रहण समारोह में वो आ जाएं, वित्त मंत्री के रूप में शपथ लेना है। और शपथ ग्रहण के दिन सुबह खोज होने लगी मनमोहन सिंह की, तो प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन गया। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी प्रधानमंत्री डेजिग्नेट पीवी नरसिम्हा राव के यहाँ से, कि आप कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ऑफिस में हूँ।
और वो ऑफिस कहाँ था उनका? यूजीसी का ऑफिस। चंद्रशेखर जी जब उनकी सरकार गिरी, प्रधानमंत्री पद से हटे, तब उनके सामने ये गए और कहा कि अब मैं क्या करूँगा। वो इकोनॉमिक एडवाइज़र थे उनके। तो प्रधानमंत्री ने जो है उनको यूजीसी का चेयरमैन बनवा दिया था। तो उन्होंने कहा पीसी अलेक्जेंडर ने आपसे कुछ कहा नहीं था? उन्होंने कहा लेकिन मैंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि आप तुरंत तैयार होकर राष्ट्रपति भवन पहुंचिए, शपथ ग्रहण समारोह में आपको शामिल होना। लेकिन उससे पहले भी कुछ हुआ, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। 1990 में इंग्लैंड में एक गुप्त बैठक हुई। उस बैठक में उस समय के वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, कुछ देशों के वित्त मंत्री थे। ये सभी लोग टाइड वाटर एसोसिएट्स नामक संस्था से जुड़े हुए थे। उस बैठक में यूएनडीपी के प्रमुख भी थे। यूएनडीपी के प्रमुख ने सलाह दी इन सबको कि आप लोग अपने अपने देश जाइए और वहाँ प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोलिए। वो लौट कर आए 1990 में, और 1990 नवंबर में उस समय के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के इकोनॉमिक एडवाइज़र बन गए। लेकिन वो योजना लागू कर पाते उससे पहले सरकार गिर गई। और ये जो यूएनडीपी के प्रमुख थे विलियम हेनरी ड्रेपेरिल, ये 1994 में रिटायर होकर भारत आ गए और यहाँ इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गए। लेकिन उससे पहले इस बीच की भी कहानी है। अशोक मित्रा का नाम आपने सुना होगा। पश्चिम बंगाल के बड़े लंबे समय तक वित्त मंत्री रहे सीपीएम सरकार में। उनका बयान है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने ये शर्त रखी थी कि हमारा आदमी वित्त मंत्री होगा तभी हम लोन देंगे। उस समय भारत की स्थिति ये थी कि उसके पास सिर्फ 1 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व था। भारत सरकार उसके बाद दिवालिया हो सकती थी। तो आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने कुछ शर्तें रखी, और उन शर्तों में एक ये भी था कि ये जो शर्तें हम रख रहे हैं इनको लागू कराएंगे, इनको लागू कराने के लिए हमारा आदमी होगा। मतलब जो अशोक मित्रा ने बात कही वो साबित होती है, क्योंकि उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो उन्होंने जो शर्तें रखी हैं, जो योजनाएं बनाने को कहा है, उसको लागू कर सके, जिसको उसकी समझ हो। तो मनमोहन सिंह इस कैटेगरी में फिट बैठते थे। अब आप देखिए, अर्थव्यवस्था को लेकर 91 पर अभी आता हूँ, बड़ा श्रेय दिया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दिया, डूबती नाव को किनारे पर ले आए। जो कुछ किया प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने किया, करवाया मनमोहन सिंह से। श्रेय सारा मनमोहन सिंह को मिला, आज तक मिलता है। लेकिन बात उसकी नहीं है। आप देखिए कि मनमोहन सिंह का करियर क्या रहा है। उसके पहले की बात छोड़ दीजिए, 80 से 82 वो प्लानिंग कमीशन में रहे, और 82 में आरबीआई के गवर्नर हो गए। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी देश की। 3 साल तक आरबीआई गवर्नर रहे। फिर 1985 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बन गए तो वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष बन गए। इंदिरा गांधी के आर्थिक सलाहकार रहते हुए उन्होंने जो आर्थिक नीतियां बनाई, उनके कारण उस समय देश में इनकम टैक्स की जो दर थी वो 93% थी, और जो महंगाई दर थी वो 30% थी। और वो वित्त मंत्री बने देश के। उनके वित्त मंत्री बनने के 3 दिन के अंदर रुपए का 20% डिवैल्यूएशन हो गया। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जो जो शर्तें कही थी, जो कुछ करने को कहा गया था, मनमोहन सिंह ने हूबहू वही किया। उनका अपनी ओर से ये कोई योगदान नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि ये तो बेकार की बात है, ये आपकी ओपिनियन हो सकती है, इसके बारे में फैक्ट्स क्या है? तो फैक्ट्स तो कुछ नहीं है, लेकिन फैक्ट्स हैं भी। देखिए, घटनाक्रम बताता है, फैक्ट्स को, इस तरह की बातों को साबित करता है। अतीत की घटनाओं को देखिए, वर्तमान की देखिए और भविष्य की। अगर मनमोहन सिंह इतने बड़े जादूगर थे कि अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर सकते थे, तो केवल वित्त मंत्री रहते हुए ही क्यों कर पाए? वो 5 साल ही वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री तो 10 साल रहे। 10 साल में आप बताइए कि अर्थव्यवस्था में कौन सा बड़ा परिवर्तन उन्होंने किया। आज़ाद भारत में केंद्र सरकार के स्तर पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का कोई कालखंड रहा तो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ। कौन सा घोटाला नहीं हुआ? कितने लाख करोड़ का घोटाला हुआ, आप इसको गिनते रहिए। और एक मंत्रालय
कोयला मंत्रालय तो ऐसा जो जिसका विभाग उनके पास था, कोयला घोटाला वो तो उनकी मतलब प्रधानमंत्री के नाते भी और उस विभाग के मंत्री के नाते भी उनकी जानकारी में हुआ। और वित्त मंत्री रहते हुए ही उनके शेयर और प्रतिभूति घोटाला हुआ था, हर्षद मेहता कांड के नाम से जो जाना जाता है। और उस घोटाले का पर्दाफाश हुआ उनके संसद में दिए गए एक बयान के कुछ ही दिन बाद, जब उन्होंने कहा शेयर मार्केट के गिरने से मेरी नींद नहीं खराब होती। ये जानकारी थी उनको देश की अर्थव्यवस्था की, उसकी स्थिति की। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए इशरत जहां जो आतंकवादी थी उसको निर्दोष घोषित किया गया। एक ईमानदार अधिकारी राजेंद्र कुमार को प्रताड़ित किया गया कि वो इस आतंकवादी को निर्दोष घोषित करें। आईबी और सीबीआई के बीच में एक तरह का युद्ध शुरू हो गया मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए। और देश के गृह मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट गया, पहला एफिडेविट गया कि इशरत जहां आतंकवादी थी, आतंकवादियों से उसके संबंध थे। दूसरा एफिडेविट गया कि नहीं, वो निर्दोष थी। और इसके लिए दबाव डाला जा रहा था राजेंद्र कुमार पर। उस ईमानदार अफसर ने प्रताड़ना सही, परिवार बर्बाद हुआ, लेकिन वो झुके नहीं और उस अधिकारी को झुका नहीं सके। इसलिए उस समय के आईबी चीफ आसिफ इब्राहिम 1 महीने तक डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने का समय मांगते रहे, उन्होंने नहीं दिया जब तक कि वो खुद पीछे नहीं हटे। और आपको राहुल गांधी वाला किस्सा तो याद ही होगा, उसको याद दिलाने की शायद ज़रूरत भी नहीं है। जब कैबिनेट का सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव उसकी प्रति प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने फाड़ दी। उस समय मनमोहन सिंह विदेश में थे, विदेश की धरती पर प्रधानमंत्री है और यहाँ उसकी कैबिनेट का प्रस्ताव जो सर्वसम्मति से पास हुआ उसको फाड़ दिया जाता है। और लौटकर मनमोहन सिंह क्या करते हैं? अगर कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला व्यक्ति होता तो क्या करता? आके सबसे पहले इस्तीफा देता या फिर उस प्रस्ताव के मुताबिक जो है कानून बनवाता। दोनों नहीं किया। उस प्रस्ताव को कैबिनेट ने वापस ले लिया। अब उनके कुछ नज़दीकी लोग कहते हैं कि वो उस समय जो है इस्तीफा देना चाहते थे, दिया तो नहीं। तो मनमोहन सिंह का आप पूरा लाइफ स्पैन देखें, करियर देखें, तो हर कदम पर नौकरी पाने और नौकरी बचाने का काम किया उन्होंने आत्मसम्मान से समझौता किया, उन्होंने देश की सुरक्षा से समझौता किया, उन्होंने देश की संस्कृति को बदनाम करने का काम किया। जब सैफरन टेरर का जो है वो नारा कहिए या कहिए कि जो है उसका अभियान चला उनके समय में, मनमोहन सिंह उस पर कुछ नहीं बोले कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मनमोहन सिंह पहले और शायद मुझे लगता है आखिरी प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जो एक आतंकवादी यासीन मलिक से अपने सरकारी दफ्तर में मिले। और इस यासीन मलिक पर वायुसेना के 3 अधिकारियों की हत्या का आरोप था। वायुसेना के अधिकारियों की, अफसरों की हत्या के आरोपी से प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में मिल रहे हैं। ये घटना इससे पहले न कभी हुई न कभी होगी। और इस देश के संसदीय इतिहास में 2 ऐसे मौके आए हैं जब सरकार बचाने के लिए सांसदों की खरीद फरोख्त हुई। पहली घटना हुई 1993 में, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड के नाम से, घूस कांड के नाम से जाना जाता है। पैसा दिया गया सरकार की ओर से, जेएमएम के सांसदों और अजीत सिंह की पार्टी के कुछ सांसदों को खरीदा गया और उन्होंने पैसा लेकर वोट दिया तो सरकार बची। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो गिर गया। ये मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये साबित होता है कि पैसा लेकर वोट दिया। लेकिन बड़ा विचित्र सा जजमेंट आया कि संसद के अंदर, सदन के अंदर जो कुछ करे सांसद या विधायक, उसके लिए उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसलिए सबके सब बरी हो गए। तो रिश्वत जिसने भी ली हो, सरकार किसकी बची? तो उस समय आप कह सकते हैं कि वित्त मंत्री थे सिर्फ वो, प्रधानमंत्री तो नहीं थे। दूसरा मौका आया 2008 में, जब लेफ्ट फ्रंट ने न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सरकार गिरने की नौबत आ गई। फिर से सांसदों की खरीद फरोख्त हुई। इस बार तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे।
क्या कहीं आपको उस समय, उसके बाद, रिटायरमेंट के बाद उनका कहीं ये बयान आया कि उनको बड़ा अफसोस है कि उन्होंने सरकार बचाने के लिए सांसदों की खरीद फरोख्त को रोकने की कोशिश नहीं की? कभी अफसोस जाहिर किया उन्होंने? तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता जिसमें नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जिसके लिए नौकरी सर्वोपरि थी, और गांधी परिवार के सदस्यों ने कब कब कैसे कैसे उनको अपमानित किया प्रधानमंत्री रहते हुए, इसके किस्से आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, सुने होंगे। लेकिन मनमोहन सिंह ने कभी प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं जुटाई। मुंबई हमला हुआ 26/11 का, वो एक तरह से युद्ध की घोषणा थी पाकिस्तान की ओर से। सेना तैयार थी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, एयर स्ट्राइक के लिए, लेकिन मनमोहन सिंह ने नहीं किया। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि इसलिए नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी को यह डर था कि कहीं इसका फ़ायदा बीजेपी को न मिल जाए। तो देश की सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने ये देखा कि इसका पॉलिटिकल फ़ायदा किसको मिलेगा, नुकसान किसको होगा। इस तराजू पर तौला देश की सुरक्षा को। और मैं कहता हूँ, अगर इतने बड़े अर्थशास्त्री थे तो उनके 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए देश की अर्थव्यवस्था कहाँ गई? आप महंगाई देख लीजिए, फिस्कल डेफिसिट देख लीजिए, जीडीपी ग्रोथ देख लीजिए, करंट अकाउंट डेफिसिट देख लीजिए, इन्फ्लेशन देख लीजिए, किसी भी पैमाने पर देख लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था थोड़े समय के लिए ठीक रही। जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई, उस समय के जो काम थे उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट था या उसका जो असर आगे तक हुआ वहीं तक रहा, यानी 2007 तक करीब। उसके बाद से तो जैसे घोटालों की बाढ़ आ गई। एक प्रधानमंत्री इस देश का जिसके राज्य में सबसे ज़्यादा आर्थिक घोटाले हुए, उनका नाम है मनमोहन सिंह। तो सवाल ये है कि उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाने के लिए, मान बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए, देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ऐसा कौन सा काम किया कि उन स्मृति स्थल पर उनकी समाधि बननी चाहिए? और किस तरह का उदाहरण हम पेश कर रहे हैं, जहां पर मैंने केवल 3 लोगों का नाम लिया, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन महान विभूतियों की समाधि नहीं है, वहाँ मनमोहन सिंह की समाधि क्यों बननी चाहिए? लेकिन कुछ भी हो सकता है। गांधी परिवार की सेवा की थी। जब संजय गांधी की समाधि बन सकती है, जिनका कोई योगदान नहीं है इस देश के किसी भी क्षेत्र में, तो मनमोहन सिंह की क्यों नहीं? तो समाधि स्थल बन रहा है। वो व्यक्ति जिसके मातहत वो वित्त मंत्री रहे 5 साल, जिसने उनको वित्त मंत्री बनाया, पीवी नरसिम्हा राव, उनके निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस के दफ्तर में नहीं जाने दिया गया और मनमोहन सिंह के मुंह से चूं नहीं निकली, एक बयान, एक शब्द नहीं निकला। विरोध करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व था, ऐसी उनकी क्या उपलब्धि थी, सिवाय इसके कि वो 10 साल तक गांधी परिवार, खासतौर से सोनिया गांधी के लिए रिमोट कंट्रोल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करते रहे। जैसे परिवार कहता रहा था वैसे करते रहे। उन्होंने कभी असर्ट करने की कोशिश की हो किसी मुद्दे पर, कभी स्टैंड लिया हो कि नहीं ये नहीं मानेंगे हम, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी समाधि बन रही है। ये चुनावी राजनीति का तकाजा है। सिर्फ इसलिए बन रहा है कि वो सिख समाज से आते हैं। अगर नहीं बनेगा तो इसको सिखों के विरुद्ध मुद्दा बना दिया जाएगा, जो बनाने की कोशिश भी हुई। तो आप समझिए देश की राजनीति कैसे चलती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।